Everyone, so today we are going to discuss about the topic organizational change. So name ही suggest कर रहा है क्या है organizational change, which means कि जब भी हम अपनी organization में कोई भी change करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं organizational change. अब organizational change की requirement ही क्या है. एक बार हमने ये decide कर लिया कि हमारी organization का structure क्या है, उसकी policies क्या है, वो कैसे वर्क करेगी, तो उसके बाद हम चेंज क्यों करते हैं. हमने जो पहले से डिसाइड किया है हम उसे भी तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट क्या हर टाइम एक ही चीज को फॉलो करना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा? ऐसा नहीं होता. क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज होती है, एनवायरनमेंट चेंज होती है. सो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग हमें भी चेंज होना पड़ता है. सिमिलरली एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए, एनवायरनमेंट के साथ डील करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन भी क्या करती है, खुद में चेंजेस करती है. Organizational change is the process by which organizations move from their present state to some desired future state to increase their effectiveness. कि organization change होता क्या है कि जब भी कोई organization अपनी existing यानी कि फिलहाल जो उनकी state है, जैसा भी काम वो कर रहे हैं, उससे किसी और better state में आने के लिए कुछ भी transformation करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, organizational change. अब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज से होगा क्या कि जिस भी स्टेट से वो हैं उसको वो क्या हो जाएगा, वो और बेटर हो जाएंगे और अपनी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे कि उनकी कॉस्ट कम हो जाए और उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए. इसीलिए वो अपनी करंट स्टेट को चेंज करना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल कि टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आए हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आने के बाद हमें ऐसी मशीनरी मिल रही है जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो डबल हो सकती है. सो अगर हम उस चेंज को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन तो उतनी ही हो जाएगी, रह जाएगी. फॉर एग्जाम्पल कि हम 1000 यूनिट पर डे बना रहे थे, अब नई टेक्नोलॉजी आई है उससे हम 2000 यूनिट पर डे बना सकते हैं. बट अगर हम चेंज नहीं करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट ही नहीं करेंगे, सो हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा. लेकिन जो प्रेजेंट स्टेट है जहां पे हम 1000 बना रहे हैं उसमें हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके, चेंज करके जब न्यू स्टेट को लेते हैं जहां पे हम 2000 बना लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज. यानी कि फ्यूचर स्टेट को अडॉप्ट करना जिसमें हमारी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंज आर की चेंज की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. वाइटल इफ इट इज कंपनी वांट टू अवॉइड स्टैग्नेशन. स्टैग्नेशन क्या होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट पे रहना, ना तो वहां से कोई मूवमेंट नहीं होना, बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाना, वहीं पे रह जाना, उस पे ना तो आगे बढ़ना ना पीछे बढ़ना. सो अगर कोई भी कंपनी चाहती है कि वो स्टैग्नेंट ना रहे, एक जगह पे एक स्टैच्यू टाइप नहीं हो जाता कि उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, ऐसा कोई भी कंपनी नहीं चाहती कि वो स्टैग्नेंट रही. वो हमेशा चाहती है कि उनकी ग्रोथ हो. तो अगर वो चाहते हैं कि ग्रोथ हो तो आपको क्या करना चाहिए, चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए. चेंज आर नॉर्मल एंड कांस्टेंट. कि चेंज एक बहुत सी नॉर्मल चीज है, अब नॉर्मल नहीं है कि ये बहुत सालों में एक बार होता है. टाइम के साथ चेंज होते ही रहते हैं और ये बहुत कांस्टेंट है, यानी कि लगातार चेंजेस होते हैं. अगर आप देखोगे पिछले ईयर के जो कंपैरिजन में इस साल टेक्नोलॉजी में चेंज आया, नेक्स्ट ईयर और टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाएगी. सो चेंजेस जो है वो रेगुलरली होते रहते हैं. इट इज अ प्रोसेस नॉट एन इवेंट. कि चेंज कोई इवेंट नहीं है जो वंस इन अ व्हाइल एक बार हो गया, वो इवेंट नहीं है. एक प्रोसेस है जो टाइम टू टाइम हमारी होती रहती है. और जब हम चेंज को अडॉप्ट करते हैं तो वो एकदम से अडॉप्ट नहीं किया जाता, उसके लिए भी ऑर्गेनाइजेशन एक कंप्लीट प्रोसीजर को फॉलो करती है. इट इज डायरेक्टिव दैट इज इंप्लीमेंटेड बाय द टॉप डाउन मैनेजमेंट और द पार्टिसिपेटेड. कि जो हमारा जो चेंज है ऑर्गेनाइजेशन में, जो हम चेंजेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने एक साइन किया कहीं पे और हमारा चेंज इंप्लीमेंट हो गया. हमारे चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए हम प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और ये डायरेक्टिव होता है. यानी कि जो हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनकी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टीज हैं वो ज्यादा अच्छी हैं, वो क्या करते हैं, इस चीज को डील करते हैं. जो हमारे एनालिटिकली स्ट्रांग है, उनका जो कॉन्सेप्चुअल एरिया है वो ज्यादा स्ट्रांग है, वो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, मीटिंग्स होती हैं एंड उसके बाद चेंज को अडॉप्ट किया जाता है. जो पार्टिसिपेटिव क्या हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं, जो वर्कर आपके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हो, आइडियाज ले सकते हो और उसके बेस पे आप क्या करते हो, ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करते हो. इट इज इंटरडिपेंडेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल इवेंट और कल्चर. कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज है वो डिपेंड करता है, इंटरडिपेंड करता है किसके ऊपर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरमेंट पे और कल्चर पे. कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कैसा कल्चर है, कैसा एनवायरमेंट है, उससे हमारा चेंज भी अफेक्ट होता है, उस पर डिपेंड करता है. क्योंकि चेंज किस चीज को अफेक्ट करने वाला है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को. सो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी किसे अफेक्ट करेगी, चेंज को. जो भी आप चेंज करोगे वो किसके बेस पे होंगे कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कल्चर कैसा है. फॉर एग्जांपल कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ऐसा है कि कोई अडॉप्ट ही नहीं करता, चाहे आप कितने ही चेंजेस ले आओ, जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो वैसा का वैसा ही काम करेंगे जैसा वो पहले कर रहे थे. तो आप उसमें चेंज अगर अडॉप्ट करते हो तो उसमें कोई बेनिफिट ही नहीं होगा. आपके कल्चर के अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो कि आपको चेंज को कैसे इंप्लीमेंट करना है और कब इंप्लीमेंट करना है.
नाउ लेवल ऑफ चेंज, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो कितने लेवल के चेंजेस हो सकते हैं. फर्स्ट इज इंडिविजुअल लेवल चेंज. ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट लेवल है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल काम करते हैं, बहुत से लोग काम करते हैं, हर एक इंडिविजुअल के अकॉर्डिंगली चेंज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल लेवल चेंज. एट इंडिविजुअल लेवल चेंज इज रिफ्लेक्ट इन द सच डेवलपमेंट एज चेंज इन असाइनमेंट्स, जॉब मूवमेंट्स. ये क्या है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का प्रमोशन कर देते हो, डिमोशन कर देते हो, रीलोकेट कर देते हो, यानी कि उसकी ट्रांसफरिंग कर देते हो, ये सब आपका क्या है, इंडिविजुअल लेवल चेंज. कि जिस चेंज से सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन ही अफेक्ट हो रहा है, उसके रिगार्डिंग ही हम कर रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं, इंडिविजुअल लेवल चेंज होते हैं. बट ये हमारे सबसे ज्यादा क्रूशियल चेंजेस होते हैं. अगर हमारी इंडिविजुअल लेवल चेंजेस को हमने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो वो हमारी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को और इफेक्टिवनेस को अफेक्ट करते हैं. क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन वर्क करते हैं, मैन पावर वर्क करते हैं, और हमारे इंडिविजुअल लेवल चेंजेस डायरेक्ट उन मैन पावर से ही रिलेटेड होते हैं, डायरेक्ट ह्यूमन से ही रिलेट होते हैं. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को ट्रांसफरिंग कर रहे हो और अगर वो ट्रांसफर नहीं चाहता तो वो भी डिससेटिस्फाई होगा, एज वेल एज जहां जो उसके रिलेशन बने हुए थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, वो भी डिससेटिस्फाई होंगे, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी. सो इंडिविजुअल लेवल चेंजेस हमें बहुत ही सिग्निफिकेंटली करने चाहिए, उन पे प्रॉपर अटेंशन, हर फैक्टर को कंसीडर करके ही हमें इंडिविजुअल लेवल चेंजेस को करना चाहिए. देन नेक्स्ट इज ग्रुप लेवल चेंजेस. एक ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल्स भी होते हैं, ग्रुप्स भी होती हैं, टीम्स भी होती हैं. अब ग्रुप क्या होते हैं, जहां पे नंबर ऑफ पर्संस टुगेदर काम करते हैं. अगर हम इंडिविजुअल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को आप ज्वाइन कर देते हो, कोलैब कर देते हो, वो आपके क्या हो जाते हैं, ग्रुप हो जाते हैं, जो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क कर रहे हैं. सो जब हम उस ग्रुप के कोई चेंजेस करते हैं कि ग्रुप का स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, ग्रुप का साइज चेंज कर रहे हैं, ग्रुप के लीडर को चेंज कर रहे हैं, ग्रुप में रोल्स चेंज कर रहे हैं, सो ये सब आपको क्या हो जाएंगे, वो आपके ग्रुप लेवल चेंजेस. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ग्रुप को डिस्कस कर रखा है. सो जो भी हमारे ग्रुप के डिटरमिनेंट्स होते हैं, जैसे ग्रुप का साइज है, लीडर है, रोल्स हैं, ये सब जब इन चीजों में हम चेंज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप लेवल चेंजेस. मोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस हैव देयर मेजर इफेक्ट और द ग्रुप लेवल इज दिस इज बिकॉज मोस्ट एक्टिविटीज इन ऑर्गेनाइजेशन आर ग्रुप बेसिस. यानी कि बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिसे कौन परफॉर्म करते हैं, हमारे ग्रुप परफॉर्म करते हैं, और हमारे कुछ ऐसे चेंजेस जो ग्रुप को अफेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप लेवल चेंजेस. अगर हमने ग्रुप लेवल चेंजेस को ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट किया तो हमारे इंडिविजुअल लेवल चेंजेस भी ऑटोमेटिकली ज्यादा अच्छे से इंप्लीमेंट हो जाएंगे. ऑर्गेनाइजेशन लेवल चेंजेस. अब ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा चेंज क्या होता है, हमारी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करने वाला चेंज, यानी कि ऐसा चेंज जो अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, सो वो कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन पे इंपैक्ट डालेगा. चेंज एट दिस लेवल इन्वॉल्व मेजर प्रोग्राम दैट अफेक्ट बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप. अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं और ग्रुप भी होते हैं. तो अगर ऑर्गेनाइजेशन लेवल चेंजेस हो रहे हैं तो वो किसे अफेक्ट करेंगे, इंडिविजुअल्स को भी अफेक्ट करेंगे एज वेल एज हमारे ग्रुप्स को भी अफेक्ट करेंगे. और ये सबसे वाइडर टर्म है हमारे चेंज की, इसीलिए इसको कौन परफॉर्म करता है, जो हमारा इसके रिगार्डिंग डिसीजन है वो सीनियर मैनेजमेंट ही लेती है अपने मैनेजर्स के साथ डिस्कस करके. फ्रीक्वेंटली दे अकर ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल चेंजेस हैं वो ज्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं होते कि आज हमने ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बदला, 10 दिन बाद फिर से हम स्ट्रक्चर बदल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. ऑर्गेनाइजेशन लेवल के चेंजेस जब हम करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा टाइम उस पर देना पड़ता है, स्टडी करनी पड़ती है, उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन लेवल चेंजेस को डिसाइड करते हैं. सो ये हमारे फ्रीक्वेंटली नहीं होते, ये लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम में होते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ चेंजेस. अगर हम टाइप्स ऑफ चेंजेस की बात करें तो मेनली वो दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, रिवोल्यूशनरी चेंजेस एंड इवोल्यूशनरी चेंजेस. फर्स्ट इज रिवोल्यूशनरी चेंजेस. रिवोल्यूशनरी चेंजेस आर दोज चेंजेस विच आर सडन एंड ड्रास्टिक इन नेचर. कि ऐसे चेंजेस जो सडनली हुए हैं, जिसका हमने पहले से कोई प्लान नहीं किया था, पहले से वो स्ट्रक्चर्ड नहीं थे, प्री डिटरमाइन नहीं थे, एकदम से सडनली हमने कोई चेंज ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट किया है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी चेंजेस. फॉर एग्जांपल कि आपके जो सीईओ है उनकी डेथ हो गई, तो एकदम से क्या करोगे, आपको सीईओ चेंज करना पड़ेगा, बट आपने ये पहले से प्लान नहीं किया था कि हमें सीईओ चेंज करना है. दैट इज रिवोल्यूशनरी चेंज. कि आपका लीडर चेंज हो रहा है, तो वो सडन जब ड्रास्टिक होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी चेंज. इवोल्यूशनरी चेंज. इवोल्यूशनरी चेंज क्या होता है, जब हमारा ये कंप्लीटली ऑपोजिट है रिवोल्यूशनरी के, जब हम प्रॉपरली प्लान करके, स्ट्रक्चर करके, प्री डिटरमाइन वे से स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी चेंजेस. ये हमारे क्या होते हैं, ग्रेजुअल एंड इंक्रीमेंटल इन नेचर. यानी कि एकदम से नहीं किए जाते, इनको पहले से हम प्लान करते हैं, डिसाइड करते हैं, स्टेप्स डिसाइड करते हैं, एंड देन हम इवोल्यूशनरी चेंजेस अडॉप्ट करते हैं. नाउ
टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब इवोल्यूशनरी चेंजेस कौन से होते हैं और रिवोल्यूशनरी क्या होते हैं, उनका मीनिंग हमें पता चल गया। इवोल्यूशनरी में हमारा क्या आता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक इवोल्यूशनरी चेंज है, एंड री इंजीनियरिंग हमारा क्या है, एक रिवोल्यूशनरी चेंज है। तो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये हमारा क्या है, इवोल्यूशनरी, यानी कि जो स्टेप बाय स्टेप होता है। Total quality management is a technique to improve the efficiency of flexible work teams. टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट नेम ही सजेस्ट कर रहा है, जब आप ऑर्गेनाइजेशन की एंटायर ऑर्गेनाइजेशन पे क्वालिटी पे फोकस करते हो कि जो भी प्रोसेस हो रही है, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है, जो भी सर्विसेज हैं, जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, हर कोई क्वालिटी पे फोकस करे, क्वालिटी को अवेयर करे, हर चीज की क्वालिटी अच्छी हो, दैट इज total quality management. The broad goal of the total quality management is continuous improvement and it focus on improving the quality of entire organization. कि सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज पे फोकस नहीं करता कि हमारा जो एंड प्रोडक्ट है उसी की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कंप्लीट एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में जो जो एस्पेक्ट्स हैं, हर चीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारा इनपुट अच्छा होगा, हमारी मशीनरी अच्छी होगी, हमारी ह्यूमन रिसोर्स अच्छी होगी, सो ऑटोमेटिकली हमारा आउटपुट अच्छा ही होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी ही होगी। सो ये हमारी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी पे फोकस करता है एंड कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है, जिससे हमारी कॉस्ट और वेस्ट कम हो जाएंगे। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि आप क्या चेंज कर रहे हो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये हमारा क्या है, एक इवोल्यूशनरी चेंज है। फॉर एग्जांपल, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही थी, अब उसमें हमने प्लान किया कि हम क्या करेंगे, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अडॉप्ट करेंगे। हम अपने प्रोडक्ट की, ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं, कॉन्टिन्यूस इंप्रूव करना चाहते हैं, सो हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अडॉप्ट करने जा रहे हैं। हम पहले से उसे प्लान करेंगे, उसके स्टेप्स बनाएंगे कि हमें उसे कैसे इंप्लीमेंट करना है, दैट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और इसीलिए ही ये क्या है, एक हमारा रिवोल्यूशनरी नहीं इवोल्यूशनरी है। क्यों? क्योंकि हम वन बाय वन स्टेप कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि एकदम से हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अडॉप्ट कर दिया, हम उसको पहले से प्लान करते हैं, पहले से उसकी स्केड्यूलिंग करते हैं। और इसके कंपोनेंट्स यानी कि कैसे हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। फर्स्ट इज सिस्टम। सिस्टम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके सिस्टम में ही एक्चुअली सारी वर्किंग होती है। जो भी हमारी प्रोसेसेस होती हैं वो सिस्टम के अंदर ही परफॉर्म की जाती हैं। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट हमारा सिस्टम, कि हम किस चीज को अडॉप्ट करेंगे सिस्टम के अंदर, बेंचमार्किंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। बेंचमार्किंग क्या करेगा, अब सिस्टम एक बेंचमार्क लेके चलेगा कि ये स्टैंडर्ड तो हमारा होना ही होना चाहिए। जो भी हमारी रिलेटिव इंडस्ट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप बिस्किट बनाते हो तो अदर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके कंपैरिजन में हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि ये क्वालिटी तो हमारे बिस्किट्स की होनी ही चाहिए। वो हमारे क्या होते हैं, बेंचमार्क। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किस चीज पे फोकस कर रहा है, हमारी क्वालिटी पे। इसलिए सिस्टम किस चीज को यूज करेगा, बेंचमार्किंग को, ताकि हमारी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव हो सके। सेकेंड इज प्रोसेस, यानी कि जो भी सिस्टम के अंदर हमारा वर्क हो रहा है वो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस ओरिएंटेड हर चीज को कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, इनपुट को अगर आउटपुट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रोसेस चाहिए। सो उस प्रोसेस पे भी हमें फोकस करना होगा अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट चाहते हैं। सो अगर फर्स्ट हमने क्या देखा कि अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें सिस्टम पे फोकस करना है। देन सेकेंड इज प्रोसेस, कि हमारी प्रोसेस कितने अच्छे से परफॉर्म हो रही है, उसमें से वेस्ट को एलिमिनेट कर दो, अगर कोई डिस्टरबेंस हो रही है उन्हें एलिमिनेट कर दो और अच्छे से हमारी हैंडलिंग करो। दैट इज आवर सेकंड कंपोनेंट। थर्ड इज मैनेजमेंट। अगर आप चाहते हो कि अगर आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अडॉप्ट किया जाए तो आपको क्या रिक्वायरमेंट है कि आपकी मैनेजमेंट आपको इस डिसीजन में सपोर्ट करे, आपकी मैनेजमेंट का कमिटमेंट हो। मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बना रही है, जो स्ट्रेटजीज बना रही है, वो किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, देन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। TQM से एड्रेस करते हुए ही हमारी पॉलिसीज बनाए, कमिटमेंट दे। अगर हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है तो हमें वो प्रोवाइड करे ताकि हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अडॉप्ट कर सके। एंड लास्ट इज पीपल, कि ऑर्गेनाइजेशन पीपल से ही बनी है, ह्यूमन रिसोर्स ही उसमें वर्क करती है। सो हमें उनकी कमिटमेंट की रिक्वायर्ड है, उनकी पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अडॉप्ट कर लिया, जब तक हमारे जो वर्कर्स हैं उसे अडॉप्ट नहीं करेंगे, उस पर वर्क ही नहीं करेंगे, उसे करना सीखेंगे ही नहीं, तब तक हम उसे अचीव नहीं कर सकते। सो पीपल की इन्वॉल्वमेंट, उनका पार्टिसिपेशन भी हमें रिक्वायरमेंट है। सेकेंड इज री इंजीनियरिंग। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किसके अंडर आता है, हमारा इवोल्यूशनरी चेंजेस। एंड री इंजीनियरिंग क्या है, रिवोल्यूशनरी चेंजेस। अब रिवोल्यूशनरी चेंजेस क्या थे, ऐसे चेंजेस जो ड्रास्टिक हैं, सडन है, यानी कि एकदम से हो जाते हैं, उसके लिए हमने पहले से कोई प्लान नहीं किया होता, कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया होता, दैट इज री इंजीनियरिंग। सो री इंजीनियरिंग किसके अंडर आ गया, हमारे रिवोल्यूशनरी प्लान के अंदर।
री इंजीनियरिंग का मतलब ही क्या होता है कि कंप्लीटली हमने उसे चेंज कर दिया, दोबारा उसकी इंजीनियरिंग करें, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन आपने सेटअप कर रखी थी, अब आप उसको दोबारा एक तरीके से सेटअप करो, दैट इज री इंजीनियरिंग। अब री इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं, यानी कि फिलहाल जब हम जो पॉलिसी यूज कर रहे हैं, फिलहाल जो स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, फिलहाल जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो अथॉरिटीज हैं, उन चीजों पे फोकस नहीं करते, सब कुछ नया सेटअप करते हैं, सब कुछ नया डिसाइड करते हैं कि अथॉरिटी नहीं बनाएंगे, लीडर नया बनाएंगे, स्ट्रक्चर नया बनाएंगे, दैट इज री इंजीनियरिंग। और इवोल्यूशनरी में हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं में इंप्रूवमेंट करते हैं। हमने देखा था ना, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट पे फोकस करता है, बट री इंजीनियरिंग क्या करता है, हमारी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज पे फोकस नहीं करता, वो क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस नई चीज लेके आता है, मीन्स एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड कराता है। इसमें हमारे 4 मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, बिजनेस प्रोसेसेस, कि अगर हमें री इंजीनियरिंग करनी है तो हमें बिजनेस प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होगी कि जो प्रोसेसेस हैं वो किसके अकॉर्डिंगली वर्क करें, हमारे न्यू असाइंड टास्क के अकॉर्डिंग, न्यू असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग। सो बिजनेस की प्रोसेसेस अच्छे से परफॉर्म की जाए, उनको उसी अकॉर्डिंग परफॉर्म करना, जैसा हमने चेंज किया है, रीऑर्गेनाइज किया है उसे, उसी वर्क में हमें क्या करना होता है, उसे परफॉर्म करना होता है। वैल्यूज एंड बिलीफ, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं, क्या वो एकदम से मान जाएंगे? हर कोई चेंज को रेसिस्ट करता है, कोई भी चेंज चाहता नहीं है। तो अगर आप सबसे बड़ा चेंज कर रहे हो, मींस आप री इंजीनियरिंग कर रहे हो, रिवोल्यूशनरी चेंज कर रहे हो, तो क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज मान जाएंगे? नहीं मानेंगे। तो आपको क्या करना होता है, उनके वैल्यूज एंड बिलीफ को चेंज करना होता है, उनके वैल्यूज एंड बिलीफ को पॉजिटिव वे में अपनी तरफ अट्रैक्ट करना होता है। दैट इज हमारी वो क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है री इंजीनियरिंग की। फर्स्ट हमारा क्या था कंपोनेंट, की बिजनेस प्रोसेस हमारी री इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सेकंड हमारा क्या है, वैल्यूज एंड बिलीफ जो है एम्प्लॉयज के, वो फेवरेबल होने चाहिए टुवर्ड्स री इंजीनियरिंग। थर्ड इज मैनेजमेंट एंड मेजरमेंट। सिमिलरली जैसे उसमें भी हमें मैनेजमेंट की कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट थी, इसमें भी हमें क्या है, मैनेजमेंट की कमिटमेंट की रिक्वायरमेंट है, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, ये सभी नीड होता है। जॉब एंड स्ट्रक्चर्स, कि री इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, जॉब जो हमारी है बिल्कुल चेंज कर देते हैं, जॉब का एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे डिजाइन कर देते हैं कि कौन सी जॉब किसे अलॉट की जाएगी। स्ट्रक्चर फिर से डिसाइड किया जाता है कि कौन किसको मीन्स रिपोर्ट करेगा, उनके बीच में क्या अथॉरिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, क्या रिलेशंस होंगे, ये सब न्यू डिसाइड किया जाता है, पुराना फॉलो नहीं किया जाता। दैट इज री इंजीनियरिंग। एंड ये इसके 4 मेन कॉन्सेप्ट थे। नाउ व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन टीक्यूएम एंड री इंजीनियरिंग। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि टीक्यूएम में और री इंजीनियरिंग में सिमिलैरिटीज क्या है। फर्स्ट इज बोथ फोकस ऑन इंप्रूवमेंट, कि दोनों किस चीज पे फोकस कर रहे हैं, इंप्रूवमेंट पे फोकस कर रहे हैं, कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो सके, इंप्रूवमेंट हो सके। सेकेंड इज बोथ फोकस ऑन कस्टमर, दोनों हमारे क्या है, कस्टमर ओरिएंटेड हैं, कि ये जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो क्यों करते हैं, ताकि हम एक बेटर परफॉर्मेंस कर सके कस्टमर के लिए, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट से प्रोवाइड कर सके। प्रोसेस ओरिएंटेड, हमने कंपोनेंट में देखा दोनों के कंपोनेंट्स में प्रोसेस थी, इट मींस दोनों ही क्या है, प्रोसेस ओरिएंटेड हैं। बोथ डिमांड चेंज ऑफ द पीपल एटीट्यूड एंड वैल्यूज, कि दोनों को क्या रिक्वायरमेंट है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे लोग हैं उनके जो वैल्यूज हैं एंड एटीट्यूड हैं वो फेवरेबल हो, उनको वो चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है। बोथ इंपैक्ट द रोल ऑफ मैनेजमेंट, और दोनों अपने रोल ऑफ मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि दोनों के हमने कंपोनेंट में देखा कि क्या है, मैनेजमेंट की कमिटमेंट हमें रिक्वायर्ड है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं। ये तो क्या है, हमारी सिमिलैरिटीज हैं। अब डिफरेंसेस क्या है, रेडिकल एंड इंक्रीमेंटल। टीक्यूएम हमारा क्या है, हमारा इंक्रीमेंटल, यानी कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम कर रहे हैं, और री इंजीनियरिंग हमारा क्या है, रेडिकल, यानी कि सडन चेंज है, एकदम से हम चेंज कर रहे हैं, ड्रास्टिक चेंज है। डिडक्टिव एंड इंडक्टिव, हमारा जो टीक्यूएम है वो हमारा क्या है, डिडक्टिव है, एंड री इंजीनियरिंग हमारी इंडक्टिव है। टीक्यूएम हमारा कॉन्सेप्चुअल प्रोसेस पे फोकस करता है, कॉन्सेप्चुअल उस पे फोकस करता है, एंड हमारा एनालिटिकल थिंकिंग होती है। एनालिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल में क्या होता है कि एनालिटिक थिंकिंग एक कंप्लीट बेस, यानी कि एक एक्यूरेसी पे हम बेस्ड, हम फॉर्मूलाज का यूज कर रहे हैं, उसी के बेस्ड हम डिसाइड कर रहे हैं। सो टीक्यूएम के अंदर हम एनालिटिकल थिंकिंग का यूज करते हैं, एंड री इंजीनियरिंग में हम क्या होती है, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग करते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारी कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग क्या आती है, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को अच्छे से फेस कर सकें। सो हम कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग में किसका फोकस करते हैं, री इंजीनियरिंग का, एंड एनालिटिकल में टीक्यूएम का। रिवोल्यूशनरी एंड इवोल्यूशनरी, हमने ये शुरू में ही बता दिया था कि रिवोल्यूशनरी किसके अंडर आता है, हमारे री इंजीनियरिंग, एंड इवोल्यूशनरी क्या है, हमारा टीक्यूएम।
फोर्सेज फॉर चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की क्या रिक्वायरमेंट है, यानी कि क्या चीजें उन्हें फोर्स करती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करती हैं, इंसिस्ट करती हैं चेंज के लिए, दैट इज फोर्सेज फॉर चेंज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये हमारी दो फोर्सेज हो सकती हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में हमारी क्या आती हैं, जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होंगी। उसमें फर्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, फ्री फ्लो ऑफ लेबर, कैपिटल, मैन। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स हमारा जो ग्लोब है उसमें कहीं पे भी कोई भी बिजनेस कर सकता है, वहीं पे फ्लो कर सकता है। सो उससे हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल कोजेज, कि अगर दूसरे नेशंस में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, कि किसी कंपनी में कोई चेंज आ रहा है, वो अच्छा प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी बेटर हो रही है, सो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी वो जरूरी बन जाता है कि आप भी उस चेंज को अडॉप्ट करो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, की वरना वो जो कंट्री है आपके नेशन में आके आपके कस्टमर के ऊपर डोमिनेट करेगी और आपका कस्टमर और मार्केट शेयर ले लेगी। सो इसीलिए आपको क्या करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं। सेकंड इज वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्सन एक ही कल्चर से, जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग हैं वो सेम कल्चर से होंगे, कोई नॉर्थ से होगा, कोई साउथ से होगा, कोई सेम नेशन से होंगे, कोई डिफरेंट नेशन से होंगे। सो हमें उनके अकॉर्डिंग चेंज करने की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि अगर डाइवर्सिटी होगी तो वो हमें फोर्स करती है कि हम उसके अकॉर्डिंग चेंज करें। देन टेक्नोलॉजी चेंज, कि टेक्नोलॉजी क्या है, इवॉल्विंग है, वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, तो टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। सो टेक्नोलॉजी भी हमें क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, 5 ईयर प्लान्स बनाती है, उसमें नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, हमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज को फॉलो करना होता है, ये हमारे लिए मैंडेटरी है। तो अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी आई है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन या उसकी वर्किंग से रिलेटेड है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। कंपटीशन, यानी कि जो आपके कंपिटिटर्स हैं, अगर वो कोई चेंजेस कर रहे हैं, वो प्राइजेस में चेंज कर रहे हैं, वो आपकी क्वालिटी में चेंज कर रहे हैं, साइज में चेंज कर रहे हैं, सो उनके अकॉर्डिंगली आपको भी डिसाइड करना होता है कि आपको क्या चेंजेस करने हैं। देन स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, यानी कि अब हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और उसके जो हमारी वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है। सो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना होता है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने रिसोर्सेज हमें किस डिपार्टमेंट के लिए चाहिए है, कितना फाइनेंस हम यूज करेंगे, कितनी ह्यूमन रिसोर्स हम यूज करेंगे। सो उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल की प्रोडक्शन में जितनी ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा है, एंड ऑपरेशन में हमें ज्यादा चाहिए। सो हम क्या करेंगे कि प्रोडक्शन में जो हमारी 10% काम करे थे, हमें रिक्वायरमेंट थी 5 की, सो जो एक्स्ट्रा 5 थे उनको हम क्या करेंगे, बाकी डिपार्टमेंट में भेज देंगे। ये चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज है, हम बाहर से नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने और बाहर से अडॉप्ट किया और हमने क्या किया, सेलेक्ट किए, बाहर से सिलेक्शन किया, सो उससे हमारी कॉस्ट ज्यादा आएगी, हमें उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। सो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल कोजेज, यानी कि हम अपनी चेंज कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे कम है वहां पे हम क्या कर देते हैं, उन्हें कंसोलिडेट कर देते हैं। सेकेंड इज इंटरनल कोजेज। इंटरनल कोजेज क्या होते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऐसी क्या चीजें हो रही है जो इन्फ्लुएंस करती हैं चेंज के लिए। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस, कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई किसी भी टॉपिक पे कुछ बोलता ही नहीं है। अगर आप ये पूछते हो कोई फीडबैक चाहिए, आपको कोई फीडबैक प्रोवाइड नहीं कर रहा। अगर आप ये पूछते हो कि आप सेटिस्फाई हो, तो वो सेटिस्फेक्शन के लिए भी कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे। आपके लिए कंप्लीट साइलेंस है, यानी कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो किसी चीज पे रिव्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे। सो उस टाइम पे आपको क्या है, चेंज की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज अगर आपको फीडबैक नहीं मिल रहा है, रिव्यू नहीं मिल रहा है, तो आप इनोवेशन कैसे करोगे, आप अच्छे से वर्किंग कैसे करोगे, हेल्दी जो एनवायरमेंट है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। सो आपको क्या होगी, चेंज की रिक्वायरमेंट होगी। फॉलिंग इफेक्टिवनेस, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस कम हो रही है, यानी कि जितना आप काम कर रहे थे उससे आप कम काम करने लगे हो, आपका मार्केट शेयर कम हो गया, आपके प्रॉफिट कम हो गए, आपकी सेल्स कम हो गई है, इसका मतलब कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई वीकनेस है, उससे डील करने के लिए आप क्या करोगे, चेंज करोगे। क्राइसिस, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्राइसिस फेस कर रही है, कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रही है, तो उन डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए भी आपको चेंज करने होते हैं। चेंजिंग एम्प्लॉयज एक्सपेक्टेशंस, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाती हैं, अगर उनकी एक्सपेक्टेशन चेंज होंगी तो आपको वो फुलफिल करनी पड़ेंगी, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे, डिससेटिस्फाई हो जाएंगे। अगर हमारी अच्छी अप्रोप्रिएट एक्सपेक्टेशंस हैं तो हमें उन्हें क्या करना पड़ता है, फुलफिल करना पड़ता है। तो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग भी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करना पड़ता है। चेंज इन वर्क क्लाइमेट, अगर हमारा क्लाइमेट चेंज होगा तो हमें ऑर्गेनाइजेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। ये हमने फीचर में डिस्कस किया था कि क्लाइमेट और हमारा जो चेंज है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। क्लाइमेट में अगर चेंजेस आते हैं तो हमारे जो इंटरनल यानी कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी हमें चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इज
रेसिस्टेंस टू चेंज। अब ऐसी कौन सी फोर्सेज हैं जो हमें रोकती हैं चेंज करने से, यानी कि रेसिस्ट करती हैं चेंज होने से? फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल लेवल फोर्सेज, की ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे कितनी फोर्सेज हैं जो हमें रेसिस्ट करती हैं कि हमें चेंजेस नहीं करने चाहिए। उसमें फर्स्ट आती है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि हमने 1 घंटे में बना दिया, 1 मिनट में बना दिया। उसके लिए हम एक कंप्लीट प्रोसीजर को फोकस करते हैं, एक कंप्लीट प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, मीटिंग्स होती है एंड देन हम उसे डिसाइड करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करने के बाद उस पर वर्क किया जाता है एंड देन फाइनली वो अडॉप्ट किया जाता है। और फिर हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या बन जाता है, एक ऐसा बन जाता है कि हम उसे चेंज ही नहीं करना चाहते, जैसा चल रहा है अब हम वैसा ही चलने देना चाहते हैं। सो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो हमें क्या करता है, रेसिस्ट करता है चेंज करने से, हमारे चेंजेस को अडॉप्ट करने से हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ही ऐसा है जिसमें लोग चेंज नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल कि जो वैल्यूज एंड बिलीफ है हमारे एम्प्लॉयज के, हमारे वर्कर्स के, मैनेजमेंट के, अगर वो ऐसे हैं कि वो चेंज को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहते, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सो हमारा कल्चर क्या करेगा, हमें रेसिस्ट करेगा चेंज करने से। सेकंड इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो हमने स्ट्रेटजी बना रखी है, जो हमारे गोल्स बना रखे हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स है, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, वो इस तरीके से हैं, इस तरीके से हमने बनाए हैं कि वो हमारे चेंज को रेसिस्ट कर सकते हैं। हमारी स्ट्रेटजी ही ऐसी है कि हम अब उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कोई मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। अगर हम स्ट्रेटजी में चेंज नहीं कर सकते तो ऑर्गेनाइजेशंस में चेंजेस कैसे होंगे? सो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी है वो भी क्या करती है, रेसिस्ट करती है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस को। देन ओवर डेटर्मिनेशन, ओवर डेटर्मिनेशन क्या होता है कि एक आपने देखा कि अगर आप 80,000 का जो आपकी सैलरी है और अगर आप अच्छा काम करते हो तो आपको 10,000 का क्या मिलता है, इंक्रीमेंट मिलता है। आपको ये क्यों लगता है? क्योंकि आपसे पहले जो 5 एम्प्लॉयज काम करते थे उन्होंने जब अच्छा काम किया तो उनको क्या मिला, 10,000 का इंक्रीमेंट मिला। सो ये आपके लिए डेटरमाइन हो चुका है कि अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको 10,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा। बट ऐसा हो कि अगर कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रही है और आपने अच्छा काम किया तो आपको 5,000 का क्या मिला, चेंज मिला। कंपनी ने थोड़ा चेंज कर दिया कि 10,000 की जगह अब वो 5,000 का आपको क्या दे रहे हैं, इंक्रीमेंट दे रहे हैं। सो आपको क्या होगा, आप उसको रेसिस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ओवर डेटरमाइंड है कि ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए, ये अगर हम ऐसे रिपोर्ट करेंगे तो उसके रिजल्ट ये आएंगे, अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे 10,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा। सो ये सब क्या है, वो ओवर डेटरमाइंड है। ओवर डेटरमिनेशन क्या करता है, रेसिस्ट करता है हमारे चेंज को। सेकेंड इज सब यूनिट लेवल फोर्सेस, की सबसे पहले तो हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन के। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंडर भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होती है, जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उनके कौन से, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, वो भी क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं चेंजेस को। कैसे? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन ओरिएंटेशन, उनके जो ओरिएंटेशन है उनके गोल्स में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा बल्क में हम प्रोडक्शन करें और सेम क्वांटिटी हम बनाएं, सेम साइज में बनाएं, सेम क्वालिटी बनाएं। बट हमारा मार्केटिंग क्या चाहता है, क्योंकि उन्हें एक्चुअल में डील करना होता है कस्टमर्स के साथ, उन्हें पता है कि वो क्या देखते हैं, उनका कलर कैसा है, उनका साइज कैसा है, तो वो क्या चाहते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के प्रोडक्ट बने, डिफरेंट डिफरेंट साइज के बने, डिफरेंट डिफरेंट शेप के बने। सो दोनों की क्या है, ओरिएंटेशन चेंज है, दोनों के ओरिएंटेशन क्या है, डिफरेंट है, थिंकिंग डिफरेंट है, उनके गोल डिफरेंट है, और उसी के बेस पे वो क्या करते हैं, अगर एक डिपार्टमेंट में चेंज होना चाहता है तो वो दूसरे को अफेक्ट करता है, तो वो क्या करेंगे, रेसिस्ट करेंगे, चेंज करने नहीं देंगे। सेकंड इज पावर एंड कन्फ्लिक्ट, कि उनकी पावर कितनी आ जाती है कि चेंज की वजह से कहीं एचआर के पास ज्यादा पावर तो नहीं चली जाएगी, तो उनकी वजह से कन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं और वो क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं चेंजेस को। नेक्स्ट इज हमारे जो नेक्स्ट लेवल होते हैं वो ग्रुप लेवल फोर्सेस, की ग्रुप लेवल फोर्सेस कौन कौन सी हैं जो चेंज को रेसिस्ट करती हैं। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं जो वर्क करते हैं, उसमें फर्स्ट आता है हमारा ग्रुप नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होती है हमारी, हमने ग्रुप में भी डिस्कस किया है कि जो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू, बिलीफ, एटीट्यूड जो हर एक मेंबर जो ग्रुप का है, मेजोरिटी जो मेंबर है उन्होंने एक्सेप्ट कर रखी है कि हाँ वो ऐसे बिहेव करेंगे, ऐसे डील करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप नॉर्म्स। अगर एक ग्रुप ने ऐसी नॉर्म बना ले कि वो चेंजेस नहीं करना चाहते या फिर उनके जो सैलरी हो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, रेसिस्ट करेंगे। यानी कि अगर ग्रुप नॉर्म ऐसी है जो चेंज के अगेंस्ट है तो वो क्या करती है, चेंज को रेसिस्ट करती है। सेकंड इज ग्रुप कोहेंसिवनेस। ग्रुप कोहेंसिव यानी कि ग्रुप के जो पर्सन्स है वो एक दूसरे से कितना कनेक्टेड है, एक दूसरे से कितना सोशल है, यानी कि उसमें कितनी अच्छी कनेक्टिविटी है, कितना एक दूसरे से वो बॉन्ड में क्रिएटेड है। सो अगर उनकी बॉन्ड बहुत अच्छी है तो अगर एक पर्सन भी ये कहता है कि हमें चेंजेस नहीं करने चाहिए, सो बाकी उससे इन्फ्लुएंस हो जाएंगे बिकॉज उनकी कोहेंसिवनेस ज्यादा अच्छी है और उसकी वजह से वो कंप्लीट जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज करना चाहती है उसे रेसिस्ट करते हैं। थर्ड इज ग्रुप थिंक,
ग्रुप थिंक क्या होता है कि हमारे जो मेन लीडर, मेजोरिटी ऑफ पीपल अगर ये सोच रहे हैं कि चेंज नहीं होना चाहिए, और कुछ फॉर एग्जांपल हमारा 10 लोगों का ग्रुप है, 6 को ये लगता है कि ग्रुप नहीं होना, जो चेंजेस हैं वो नहीं होने चाहिए, 4 ये सोच रहे हैं कि चेंज हो भी जाएंगे तो ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ज्यादा रिस्क नहीं होगा, तो वो 4 भी क्या करेंगे, उन 6 के साथ ही मिल जाएंगे, बिकॉज ऑफ ग्रुप थिंक कि ग्रुप एक जो है वो सिमिलर वे से ही चलता है, शेयर्ड गोल ही लेके चलता है। सो ग्रुप की थिंकिंग सेम होनी चाहिए, सारे जो है वो सेम उसमें आ जाते हैं, ग्रुप का फाइनल रिजल्ट एक ही होगा, इसलिए जो हमारी माइनॉरिटी थी वो भी मेजोरिटी के साथ ही चली जाती है, उसकी वजह से भी क्या होता है, चेंजेस को रेसिस्ट होता है। देन लास्ट इज इंडिविजुअल लेवल फोर्सेस। इंडिविजुअल लेवल फोर्सेस यानी कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल भी क्या कर सकता है, रेसिस्ट कर सकता है चेंजेस को। क्यों? क्योंकि उसकी कॉग्निटिव बायस, कि उसका कोई बायसनेस हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, उसका पर्सनल बेनिफिट हो कि अगर वो चेंज हुआ तो उसको कुछ लॉस होगा, इसलिए वो क्या करता है, रेसिस्ट करता है, उसके अगेंस्ट होता है। सेकंड इज अनसर्टेनिटी, कि उसे ये लगता है कि ये चेंज करना बहुत रिस्की है, ऐसा हो सकता है कि इस टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो मेरी जॉब चली जाएगी, तो वो क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। फियर ऑफ लॉस, वही कि अगर उसे ये लगता है कि अगर हमने चेंज को अडॉप्ट किया तो मुझे कोई लॉस हो सकता है, या फिर मेरे जो नियर वंस हैं उन्हें कोई लॉस हो सकता है, सो इसीलिए वो क्या करता है, रेसिस्ट करता है। सेलेक्टिव परसेप्शन, कि उसके माइंड में एक सेलेक्टिव परसेप्शन है, उसने ये चीज बिठा ली है कि ये ऐसा ही होता है, वो नई चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है, एक परसेप्शन उसने पहले से बना लिया है, उसे वो चेंज करना ही नहीं चाहता। हैबिट, कि उसकी हैबिट ही है कि वो चेंज को अडॉप्ट नहीं कर सकता, वो चेंज को चाहता ही नहीं, जो जैसे वर्क चल रहा है वो उसी तरीके से वर्क करना चाहता है। देन लॉजिकल रीजंस, ऐसा भी हो सकता है कि उसके कुछ लॉजिकल रीजंस हो कि अगर हमने ये चेंज किया तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे ये इफेक्ट हो सकता है, उसने कुछ कैलकुलेशंस की और उसके बेस पे वो क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में जो चेंजेस करने चाह रहे हैं उन्हें रेसिस्ट कर सकता है। सो ये हमारे क्या है, डिफरेंट फोर्सेस हैं जो क्या करते हैं, रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस होने से। नाउ द चेंज प्रोसेस, कि चेंज की प्रोसेस क्या होती है, कि हम कैसे चेंजेस करते हैं। फर्स्ट इज बिकमिंग अवेयर ऑफ द प्रेशर फॉर चेंज, कि सबसे पहले तो हमें अवेयर होना होता है इस चीज से कि हाँ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की रिक्वायरमेंट हो रही है, प्रेशराइज हो रहे हैं कि हमें चेंज करना ही पड़ेगा। वो प्रेशर कहाँ से आ सकता है, इंटरनल भी आ सकता है, एक्सटर्नल भी आ सकता है। इंटरनल फॉर एग्जाम्पल कि आपके कंफ्लिक्ट अराइज होने लग गए, जो आपके मेंबर्स काम करते हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, तो आप ये सोचते हो कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा ताकि इन कंफ्लिक्ट्स को हम सोल्व कर सकें। एक्सटर्नल में कंपटीटर्स ने कोई चेंज कर दिया, इन सब टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, सो इन सब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस होने की वजह से भी क्या हो सकता है, हमारे ऊपर प्रेशर आ सकता है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में चेंज की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले तो हमें उस प्रेशर के बारे में अवेयर होना होता है। सेकंड इज रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ चेंज। अब हम उस प्रेशर को स्टडी करते हैं कि क्या सच में जो हमें प्रेशराइज कर रही हैं चीजें वो सच में इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन में नीड की रिक्वायरमेंट है, क्या टेक्नोलॉजी में सही में उतना चेंज हुआ है कि हमें चेंज की रिक्वायरमेंट है, या फिर बहुत माइल्ड चेंज है, उसके अकॉर्डिंगली भी हम वर्क कर सकते हैं। सो फिर हम क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं कि क्या हमें चेंज की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। सेकंड इज डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम। अगर हमें ये लगा कि हमें चेंज की रिक्वायरमेंट है तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डायग्नोज करेंगे, कि प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या, कौन सी प्रॉब्लम है ऐसी जिसकी वजह से हमें चेंजेस की जरूरत पड़ रही है। अब चेंजेस की जरूरत पड़ रही है, उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए आपको क्या चाहिएगी, डाटा की रिक्वायरमेंट चाहिएगी, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिएगी, उस इन्फॉर्मेशन से आप क्या कर सकोगे, उस प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकोगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमने क्या लेके चाहिए, कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, सो कंफ्लिक्ट क्या है, हमें प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमें चेंज करना है। फिर हम क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ चेंज, कि क्या सही में ये कंफ्लिक्ट इतने बड़े हैं कि हमें चेंज करने चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम, कि हम कैसा चेंज करें कि वो हमारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, हमारे कम हो जाएंगे। हम उस प्रॉब्लम को डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं कि अब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि हाँ नीड है हमें चेंज की, अब जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें नीड है कि हमारे कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये कंफ्लिक्ट कैसे चेंज से सोल्व हो सकते हैं, कि इनके बीच में हम ग्रुप बना दें, इनका इंटर डिपार्टमेंट कॉम्पिटिशन कराएं, रिलेशंस कैसे अच्छे करें। उसके लिए हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सोर्सेज से हो सकती है। देन हम क्या करते हैं, प्लानिंग द चेंज, कि हमने ये देखा इस चेंज से हमारी ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है, उस चेंज को इंप्लीमेंट करने के लिए प्लान बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग करते हैं, देन उसे इंप्लीमेंट करेंगे एंड फाइनली फॉलो अप करेंगे कि क्या हमारे उस चेंज ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अगर कर दिया तो ठीक है, नहीं तो हम उसे रिव्यू करते हैं और उसमें सही एक्शंस लेते हैं। फोर्स फील्ड थ्योरी ऑफ चेंज, हमारा लास्ट टॉपिक क्या है कि फोर्स फील्ड थ्योरी हमारी क्या है, एक थ्योरी है चेंज की, कि हम
चेंज कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये हमारे क्या है, कुछ ऐसा, ये हमारी करंट स्टेट है, ठीक है। सो हमारी करंट स्टेट जिस भी स्टेट पे अब हम हैं उसको शो करती है। अब हम उस स्टेट से अगर किसी बेटर स्टेट पे जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, कुछ चेंजेस को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, चेंज है। करंट स्टेट से जब हम बेटर स्टेट, ये एक तो ये हमारी स्टेट है, एक हम इस स्टेट पे आना चाहते हैं तो हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, चेंज की रिक्वायरमेंट है। अब वो चेंज कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कि ये हमारे क्या फोर्सेज हैं जो चेंज कर रहे हैं, हमारी ऐसी फोर्सेज हमने अभी डिस्कस किए हैं कि कुछ हमारी चीजें ऐसी होती है जो हमें फोर्स करती हैं चेंज के लिए, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो रेसिस्ट करती हैं। सो अगर हमारी फोर्सेज और रेसिस्ट, यानी कि वो फैक्टर जो फोर्स कर रहे हैं वो और जो रेसिस्ट कर रहे हैं सेम है, तो हम चेंज नहीं कर सकते। हमें क्या करना है, अगर हमें चेंज का अडॉप्ट करना है, बेटर स्टेज पे जाना है, तो जो हमारे फोर्सेस हैं उन्हें बढ़ाना होगा और जो रेसिस्टेंस है उन्हें कम करना होगा, ताकि हम एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को अडॉप्ट कर सके। और यही हमारी क्या है, फोर्स फील्ड थ्योरी ऑफ चेंज है। इसमें हम क्या करते हैं, इस स्टेट पे हम हैं, अब जिस स्टेट पे हम हैं उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अनफ्रीज, कि यहां हम स्टेगनेंट हो रखे हैं, इससे ना तो ऊपर जा रहे हैं ना नीचे आ रहे हैं, तो इसे हम अनफ्रीज करेंगे, यानी कि यहां से हमें मूवमेंट करनी पड़ेगी। अनफ्रीजिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। मूवमेंट किस तरफ होगी, अपवर्ड की तरफ, यानी कि और बेटर स्टेज में जाने के लिए। एंड जब हम उसे अचीव कर लेंगे तो यहां आके हम फिर से क्या कर देंगे, रीफ्रीज कर देंगे, यानी कि जो हमने अचीव करना था वो हमने कर लिया, अब उसे हम परमानेंट कर देते हैं जब तक हमें न्यू चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। वही हमारी क्या होती है, फोर्स फील्ड थ्योरी ऑफ चेंज। I hope you are clear with this topic. If you have any doubt, please mention in comment section. Thank you. Keep supporting and don't forget to like, subscribe and share my channel.